Hello students, welcome again to this channel English on your fingertips. Today we are going to study the fourth poem of 12th class UP board, an elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. Thomas Gray was born in 1716 and had been bachelor throughout his life. He was the most learned and scholar of his time. He died in 1771. This poem is an extract of a long poem. An elegy written in a country churchyard is a very big poem, very long poem, and this poem is an extract of that poem. This poem was very long and completed about in 8 years. Here in your syllabus only 5 stanzas are given of this long poem. In this poem, poet Thomas Gray pays his tribute to the simple, ignorant people of the village lying buried in a churchyard. In the first stanza of the poem, he imagines end of the day, and in the third stanza, he imagines morning, beginning of the day. So let's start. First stanza. The curfew tolls the knell of the parting day. The loving herd winds slowly over the lea. The ploughman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of the parting day. जैसा मैंने बताया कि पहला स्टेंजा इवनिंग के लिए, इसमें जितने भी इंडिकेशन दिए हुए हैं, जितने भी संकेत दिए हुए हैं, वो एंड ऑफ द डे के दिए हुए हैं, इवनिंग के दिए. द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे. द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू मीन्स होता है शाम के समय बजने वाली घंटियाँ. टोल्स मीन्स बजने वाली. द नेल, नेल मीन्स होता है अंतिम संस्कार के टाइम बजने वाली घंटियाँ. क्या करती हैं, क्या संकेत देती हैं? द पार्टिंग डे, शाम के समय गिरजाघर के अंदर बजने वाली घंटियाँ शाम के होने का या दिन के समाप्त होने का संकेत है. द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली. लोविंग मीन्स होता है रंभाते हुए, पशु एक प्रकार की आवाज़ करते हैं. हर्ड मीन्स होता है झुंड, रंभाते हुए पशुओं का झुंड. विंड स्लोली, धीरे धीरे लौट रहा है. ओवर द ली, कहाँ से? ली से. ली मीन्स होता है चरागाह, घास का मैदान जहाँ पशु चरते हैं. तो पशुओं का झुंड रंभाते हुए धीरे धीरे चरागाह से वापस लौट रहा है, जो भी दिन के समाप्त होने का संकेत है. द प्लोमैन होमवार्ड्स प्लोड्स हिज वियरी वे. द प्लोमैन मीन्स होता है फार्मर, किसान. होमवार्ड्स घर की तरफ, प्लोड्स धीरे धीरे, हिज वियरी वे थका हुआ अपने रास्ते को तय कर रहा है. मीन्स थका हुआ किसान भी दिन की समाप्ति के होने पर धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहा है, वापस आ रहा है, जो भी दिन के समाप्त होने का संकेत है. फिर क्या कहता है पोएट? एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. मीन्स कुछ ही समय पश्चात शाम होने वाली है, रात होने वाली है, सब अपने अपने गंतव्य को लौट जाएंगे, सब अपने अपने घर को लौट जाएंगे, और कुछ ही समय पश्चात यह संसार अंधकारमय हो जाएगा. सब इस संसार को अंधेरे में छोड़कर चले जाएंगे. और पोएट क्योंकि अकेला है, तो वो भी इमेजिन कर रहा है कि मैं भी, एंड टू मी, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, सब मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे. तो पहला स्टेंजा जिसमें दिन की समाप्ति की तरफ संकेत दिए हैं. शाम के समय बजने वाली घंटियाँ भी, चरागाह के मैदान से पशुओं का झुंड रंभाते हुए लौटते हुए भी, थका हुआ किसान भी घर वापस लौट रहा है, ये सब दिन की समाप्ति का संकेत है. फिर बीनीथ दोज, सेकंड स्टैंजा में कहता है, बीनीथ दोज रज्ड एल्म दैट ये ट्रीज शेड.
where heaves the turf in a many mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the Hamlet sleep. Hamlet sleep. Beneath नीचे, those rugged मीन्स उन भद्दे, एल्म एक प्रकार का वृक्ष होता है, एट दैट ये भी एक प्रकार का पेड़ होता है सदाबहार, ट्रीज पेड़ की शेड छाया में, उन भद्दे एल्म के और सदाबहार ये के वृक्षों की छाया में, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी बोल्डरिंग हीप, जहाँ जमीन कई जगह से ऊपर को उभरी हुई है, हीव्स द टर्फ इन ए मैनी मोल्डिंग, ऊपर को, हीप उभरी हुई है, ढेर लगा हुआ है, मोल्डिंग मीन्स ढह रही है जहाँ से, वेयर हीव्स द टर्फ इन ए मैनी मोल्डिंग हीप, जहाँ पर जमीन कई जगह से ऊपर को उठी हुई है और उनके ऊपर की घास ढह रही है, ईच इन हिज नैरो सेल, ईच प्रत्येक में, इन हिज नैरो माने अपनी संकुचित, नैरो मीन्स संकुचित, सेल मीन्स कब्र, फॉर एवर लेड, उसमें हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, इनमें से अपनी प्रत्येक संकुचित कब्र में हमेशा के लिए लेटे हैं, मीन्स हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। द रूड फोरफादर, कौन? द रूड, असभ्य, अशिक्षित, फोरफादर्स, गांव वालों के पूर्वज, ऑफ द हेमलेट, हेमलेट मीन्स विलेज, स्लीप माने सोए हुए हैं, हमेशा के लिए चिर निद्रा में सोए हुए हैं, उन भद्दे एम के वृक्षों के नीचे और ये वृक्षों की छाया में, जहाँ जमीन कई जगह से ऊपर को उभरी हुई है, जिन पर घास जमी हुई है और जो ढही हुई है, ढह रही है, ईच इन हिज नैरो सेल एवर लेड, प्रत्येक में अपनी संकुचित कब्र में सदा के लिए दफनाया गया है। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, उस गांव के असभ्य पूर्वजों को प्रत्येक को अपनी अपनी कब्र में दफनाया गया है। तो सेकंड स्टेंजा में पोएट गांव के उन साधारण व्यक्तियों को ट्राइब्यूट पे करते हैं जो उस कंट्री चर्चयार्ड में जिनको दफनाया गया है हमेशा के लिए। लेट अस सी थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेंजा क्या है, इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ द डे। सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने डिस्क्राइब किया है उन सिंपल इग्नोरेंट पीपल को जो लाइंग बरीड हैं कंट्री चर्चयार्ड में। और जो थर्ड स्टेंजा है वो बिगिनिंग ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग का इंडिकेशन है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्होंने पोइट ने वो दिए हैं कि अब मॉर्निंग हो चुकी है। क्या कहता है? द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल्ट सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इचोइंग हॉर्न, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call of incense breathing morn. breezy means होती है pleasant. call of incense जो मॉर्निंग की एयर होती है वो थोड़ी सी इंसेंस वाली होती है, सुगंधित होती है, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाता है। पोल्यूशन कम होने के कारण जो मॉर्निंग की जो एयर होती है वो प्लीजेंट भी होती है, क्योंकि थोड़ी सी शीतल होती है, और सुगंधित भी होती है क्योंकि पॉल्यूटेड नहीं होती है। तो कहता है कि प्रातःकाल सुगंधित और सुहानी हवा बह रही है। बहुत सारे व्यक्ति प्रातःकाल की सुगंधित और सुहानी हवा से जाग जाते हैं। द स्वेलो ट्विटिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल्ट सेड, और स्वेलो एक प्रकार का पक्षी होता है, अबाबिल कहते हैं जिसको। ट्विटिंग चहचहा रहा है फ्रॉम द स्ट्राबिल्ट सेड, स्ट्राबिल्ट मीन्स घास फूस से बने हुए, शेड मीन्स घोंसला। अबाबिल नामक पक्षी अपने घोंसले से, अपने घास तिनके के बने हुए घोंसले से चहचहा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति उसकी चहचहाहट से जग जाते हैं। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, और कुछ कॉक्स मीन्स मुर्गा, श्रिल क्लैरियन तीखी बाग देता है मॉर्निंग के टाइम, कुछ लोग उससे जग जाते हैं। और द इचोइंग हॉर्न, और कुछ लोग उससे जग जाते हैं जब शिकारी शिकार करने के लिए जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो उनकी इचोइंग हॉर्न से यानी उनकी गूंजती हुई आवाज़ से जग जाते हैं। तो कुछ लोग प्रातःकाल की सुगंधित और सुहावनी हवा से जो बहती है उससे जग जाते हैं।
कुछ लोग मीन्स प्रातःकाल हो गई है। कुछ लोग अबाबिल नामक पक्षी जब अपने तिनके से बने हुए घोंसले से चहचहाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर जग जाते हैं। कुछ मुर्गे की तीखी बाग सुन करके उससे जग जाते हैं। और कुछ शिकारी जो इचोइंग हॉर्न ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं उनकी आवाज़ से जग जाते हैं। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। अब वो कहता है कि वो गांव के इग्नोरेंट एंड सिंपल पीपल जो अपनी अपनी देयर लोली बेड, जो अपनी अपनी लोली मीन्स निम्नतम, बेड मीन्स बिस्तर मीन्स कब्र, जो अपनी अपनी कब्र में सोए हुए हैं, इनमें से कोई सी भी इंडिकेशन, इनमें से कोई सी भी चीज़ उनको उनके बिस्तर से नहीं जगा सकती है, उनकी नींद से नहीं जगा सकती है। मीन्स वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और अपनी अपनी कब्र में दफना दिए गए हैं। उनको उनकी कब्र से इनमें से कोई भी चीज़ जगा नहीं सकती। तो तीसरे स्टेंजा में मॉर्निंग हो चुकी है, सभी लोग किसी ना किसी आवाज़ से जग जाते हैं, लेकिन वो गांव के सीधे साधे साधारण लोग जो अपनी कब्र में सोए हुए हैं वो इनमें से किसी से भी नहीं जागते हैं, क्योंकि वो सदा के लिए सोए हुए हैं। फोर्थ स्टेंजा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेंजा है और यहाँ इस स्टेंजा में एक तरह से आपको मना किया है कि इन असभ्य पूर्वजों के, इन सिंपल और इग्नोरेंट पीपल कोई भी मजाक न उड़ाए। क्या कहता है पोएट? लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल। किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल, कि किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, एम्बिशन को पर्सोनिफाइड किया गया इस लाइन में। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, कि किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं जिनको दफनाया गया है इस कंट्री चर्चयार्ड में, गांव के कब्रिस्तान में, वो सभी मेहनती व्यक्ति थे, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तो किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, क्योंकि उनका जीवन बहुत साधारण था, उनके आनंद बहुत साधारण थे। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, वो मेहनत बहुत करते थे लेकिन भाग्य कभी उनका साथ नहीं देता। कुछ लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम करने पर भी भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनको वो परिणाम प्राप्त नहीं होते जितना कि वो कठिन परिश्रम करते हैं, जितने के लिए वो डिजर्व करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कठिन परिश्रम कम करते हैं लेकिन उनको परिणाम अपने परिश्रम से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि वो साधारण लोग थे, उनकी जो जॉय थे वो खुश रहते थे, प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता भी साधारण थी। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और भाग्य उनके विरुद्ध था। अदरवाइज उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो किसी भी व्यक्ति को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोर ग्रैंडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, नोर ग्रैंडियर, और किसी भी महान व्यक्ति को हियर नहीं सुना जाना चाहिए विद ए डिस्डेनफुल, घृणा की, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। किसी भी महान व्यक्ति को उन पर घृणित रूप से नहीं मुस्कुराना चाहिए, मीन्स उनकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि उन लोगों का जीवन शॉर्ट था, छोटा था, एंड सिंपल, एनल्स मीन्स होता है लेखा जोखा, उन लोगों के जीवन का लेखा जोखा छोटा था और बहुत साधारण था, वे गरीब लोग थे। किसी भी महान व्यक्ति को उनके जीवन के लेखे जोखों पर घृणित रूप से नहीं मुस्कुराना चाहिए। तो इस स्टेंजा में पोएट ने किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को और किसी भी महान व्यक्ति को उस कंट्री चर्चयार्ड में दफनाए गए उन साधारण लोगों का मजाक उड़ाना, उनसे घृणा करने से मना किया है और कहा है कि किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी भी महान व्यक्ति को उन पर घृणित रूप से नहीं मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल साधारण थे, उनके आनंद जो थे वो साधारण थे, उनका जीवन छोटा था लेकिन जितना भी था वो सिंपल था, उनका लेखा जोखा, वो गरीब लोग थे तो वो अपना सिंपल तरह से रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का, इस लास्ट स्टेंजा में एक मैसेज देने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा मैसेज है। क्या कहता है? द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री,
pump of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable, or the path of glory lead but to the grave. क्या कहता है? द बोस्ट ऑफ हेनरी, कि व्यक्ति को कभी भी ऊंचे कुल में जन्म लेने की सीखी नहीं बखाननी चाहिए। बोस्ट करना। ऑफ द हेराल्डी, हेराल्डी मीन्स उच्च कुल में, मैं तो फला कुल में जन्म लिया है। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, आपका क्या योगदान है यदि आप किसी राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, और उसका क्या दोष है यदि कोई किसी पुअर पर्सन के यहाँ पैदा हुआ है, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो इसलिए यहाँ कहता है पोएट कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए आपको अपनी सेखी नहीं मारनी चाहिए। पंप ऑफ पावर, जो आडंबर है, पंप ऑफ पावर मीन्स शो ऑफ करना किसी चीज़ को, तो किसी को भी अपने उच्च कुल में जन्म लेने का सेखी नहीं मारनी चाहिए और व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए। रिच पीपल अक्सर करते हैं, जो धनी लोग होते हैं अक्सर दिखावा करते हैं, ये वो इस तरीके से। तो यहाँ पोएट कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का सेखी नहीं मारनी चाहिए और किसी भी तरह का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, फिर कहता है कि जितनी भी सुंदर चीज़ें, किसी को अपनी सुंदरता पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, क्योंकि जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, ऑल दैट वेल्थ, और जितनी भी धन संपत्ति है, एवर गेव, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। कोई कितना ही सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। और जितनी भी धन और संपत्ति है, यह भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाती है। क्या कहता है? अवेट्स अलाइक द इनवेटिएबल आवर, अवेट्स अलाइक द इनवेटिएबल आवर। इनवेटिएबल आवर मीन्स होता है डेथ, कि जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इनवेटेबल, निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। जिसने उस ऊंचे कुल में जन्म लिया है उसकी भी मृत्यु होनी है, जिसने निम्न कुल में जन्म लिया है उसकी भी मृत्यु निश्चित है। जो धनी व्यक्ति है उसकी भी मृत्यु निश्चित है, जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी यहाँ कहने का प्रयास किया है पोएट ने, डेथ इज इनवेटेबल फॉर आवर, डेथ इज सर्टेन टू ऑल। मृत्यु सभी के लिए शाश्वत है। मृत्यु जन्म लिया है तो उसका कटु सत्य ये है कि एक ना एक दिन आपको मृत्यु प्राप्त होगी, मरना पड़ेगा। इसलिए कहता एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स अलाइक द इनवेटिएबल आवर, कि जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जितनी भी धन और संपत्ति हैं, चाहे किसी ने उच्च कुल में जन्म लिया है, आप कितनी सेखी मारते हैं, आप कितना ही शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, एक ना एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यहाँ इस लाइन के दो अर्थ निकल सकते हैं लास्ट वाली के। एक तो क्या है? द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। एक तो इस लाइन का ये अर्थ हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको अपने जीवन में बहुत ही यश और प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उनको भी एक ना एक दिन मृत्यु ही प्राप्त होती है। और दूसरा अर्थ इसका ये निकल सकता है कि मृत्यु सबको अपनी चपेट में ले जाती है। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यदि कुछ यहाँ रह जाता है तो वो रह जाता है जो हमने प्रसिद्धि का कार्य किया है, जो हमने यश प्राप्त किया है, वो यहाँ बच जाता है। वो ग्रेव में नहीं जा पाता, वो आपकी कब्र में नहीं जा पाता, क्योंकि मृत्यु सबकी निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने यदि कोई यश और प्रसिद्धि का कार्य किया, यदि कोई अच्छा कार्य किया, तो उस अच्छे कार्य को, उसके यश को, उसकी प्रसिद्धि को युगों युगों तक लोग याद करते हैं। तो आपने यदि उच्च कुल में जन्म लिया है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। आप पंप ऑफ पावर आप शो ऑफ करते हैं, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आप कितने सुंदर हैं, आपके पास कितनी धन और संपत्ति है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। आप जो यश और प्रसिद्धि का कार्य यहाँ करेंगे वही यहाँ रह जाता है, वो कभी भी कब्र में नहीं जाता। बाकी सभी चीज़ें एक ना एक दिन समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर मैसेज पोएट ने पोएम की लास्ट स्टेंजा में दिए है कि आप अच्छे अच्छे कार्य करिए, वो कार्य करिए जो आपके यश के रूप में इस संसार में रह जाएंगे।
तो आपके सामने थी पोएम नंबर 4 क्लास 12th यूपी बोर्ड एंड एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।